हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज का हमारा टॉपिक होगा भ्रूण कोश का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो शैक्स। ठीक है, इसके पिछले वाले क्लास में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था। तो अगर आप इस वाले क्लास में, अगर मैं बता रहा हूँ कि इस वाले क्लास में क्या होगा, तो इस वाले क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊँगा कि भ्रूण कोश का विकास कैसे और किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो भ्रूण कोश का विकास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहा जाता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि भ्रूण कोश का विकास क्या है। तो भ्रूण कोश का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश का विकास। मैं बहुत इजी तरीके से बताने वाला हूँ, आपको बहुत इजी तरीके से समझ में भी आ जाएगा। बस आप ध्यानपूर्वक चीज़ों को सुनिए, आपको इजीली तरीके से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो इसके पिछले वाले क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि दीर्घ बीजाणु और गुरु बीजाणु, यानी सूक्ष्म बीजाणु और लघु बीजाणु जनन में अंतर क्या है, ये और गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। ये सारा टॉपिक हम लोग पिछले वाले क्लासेस में बहुत अच्छे तरह से डिस्कशन कर लिए थे। तो जिन लोगों ने पिछले वाले क्लासेस को नहीं देखा है, वो प्लेलिस्ट में जा करके अच्छे तरीके से उसको देख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आज देखिए भ्रूण कोश का विकास क्या है, इस पर स्पेशली हमें क्या करना है, चर्चा करना है। तो भ्रूण कोश का विकास, तो भ्रूण कोश किसे कहते हैं आप सबको पता है कि सबसे पहले क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पे संरचना बनाऊँ तो यहाँ पे आप इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर होता है क्या चीज़, ये आपका पूरा होता है जायांग। क्या कहते हैं इसको, पूरे हिस्से को क्या कहा जाता है, जायांग कहते हैं। और जायांग आपका 3 भागों में क्या होता है, जायांग आपका 3 भागों में बटा होता है। वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होता है, ये क्या होता है, अंडाशय। तो जो फूला हुआ भाग अंडाशय है, इस अंडाशय में क्या पाया जाता है, तो इस अंडाशय में पाया जाता है बीजांड। ये क्या चीज़ है, तो ये आपका हो जाएगा बीजांड। तो अब ये जो बीजांड है, बीजांड में क्या देखने को मिलते हैं, तो जो बीजांड है, बीजांड में पाया जाता है क्या चीज़, तो बीजांड के अंदर, किसके अंदर, बीजांड के अंदर आपको थैलीनुमा संरचना पाई जाती है। तो बीजांड के अंदर जो थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, उस थैलीनुमा संरचना को क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। बात सभी को समझ में आई कि नहीं। अब वो जो भ्रूण कोश है, यानी बीजांड के अंदर जो थैलीनुमा संरचना में पाया जा रहा है, उसे क्या कहते हैं, उसे भ्रूण कोश कहते हैं। इसी भ्रूण कोश का क्या पढ़ना है, इसी भ्रूण कोश का विकास पढ़ना कि कैसे आखिर ये भ्रूण कोश जो है, कैसे किस प्रकार से विकसित हो रही है, कैसे डेवलपमेंट कर रहा है, इसी की हमें प्रोसेस को क्या करनी है, इसी की प्रोसेस को हमें पढ़नी है। ठीक है, इसी के प्रोसेस को हमें क्या करनी है, तो पढ़नी है। ये फ़ोन है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो भ्रूण कोश का विकास है, भ्रूण कोश का विकास कैसे और किस प्रकार से हो रहा है। तो भ्रूण कोश के विकास में सबसे पहले आप जानिए कि इसमें क्या पाया जाता है। तो इसमें पाया जाता है एक प्रकार का क्या पाया जाता है, कोशिका पाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। ठीक है, क्या होता है, तो इसमें से क्या पाया जाएगा, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। अब देखिए, जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है, मान लीजिए ये क्या है आपका, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। क्या है ये हो जाएगा गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई, क्या पाया जा रहा है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। ठीक है, अब ये जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है, ये गुरु बीजाणु मातृ कोशिका क्या करती है, ये गुरु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करती है। क्या करती है, तो ये अर्धसूत्री विभाजन करती है। कौन, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। तो जब गुरु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करती है, तब ये अर्धसूत्री विभाजन करके कितने प्रकार के, 4 प्रकार के गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है। ठीक है, कितने प्रकार के, 4 प्रकार के गुरु बीजाणुओं का क्या करती है, निर्माण करती है। ठीक, सभी को इतनी बातें समझ में आया, फटाफट कमेंट करके बताइए, इतनी बात आप सबको समझ में आई कि नहीं आई। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि गुरु बीजाणु, यानी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका जो है, ये गुरु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करती है, और अर्धसूत्री विभाजन करके 4 प्रकार के क्या चीज़, 4 प्रकार के गुरु बीजाणु का क्या करती है, 4 प्रकार के गुरु बीजाणु का निर्माण करती है। सभी को समझ में आ गया। अब ये 4 प्रकार के जो गुरु बीजाणु है, इस 4 प्रकार के गुरु बीजाणु में 3 गुरु बीजाणु क्या हो जाते हैं, 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं।
क्या हो जाएंगे, 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया, 3 गुरु बीजाणु क्या हो जा रहे हैं, नष्ट हो जा रहे हैं। एक गुरु बीजाणु क्या है, तो एक गुरु बीजाणु सक्रिय है। क्या है, एक गुरु बीजाणु सक्रिय है। इतनी बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई? तो एक गुरु बीजाणु क्या है, तो एक गुरु बीजाणु सक्रिय है। ठीक है, अब देखिए जो एक गुरु बीजाणु सक्रिय है, इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक गुरु बीजाणु। ठीक है, अब ये एक गुरु बीजाणु जो बचा है, अभी इस एक गुरु बीजाणु का क्या होता है, तो ये एक गुरु बीजाणु सबसे पहले आकार में क्या करती है, तो सबसे पहले आकार में वृद्धि करती है। क्या करती है, आकार में वृद्धि करती है। इतनी बात सभी को समझ में आ गए? पूरी बात को ध्यान से समझिए। मैंने क्या बताया कि पाया जाता है स्त्री केसर। स्त्री केसर को हम क्या कर सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या हो जाएगा, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। अंडाशय में क्या पाया जाता है, बीजांड। बीजांड में क्या पाए थे, भ्रूणकोश। ठीक है, अभी देखिए जो बीजांड होते हैं इसमें क्या पाते हैं, गुरु बीजाणु मातृकोशिका। तो जो गुरु बीजाणु मातृकोशिका होती है यह अर्धसूत्री विभाजन करती है और अर्धसूत्री विभाजन करके 4 प्रकार के गुरु बीजाणु का निर्माण करती है, जिसमें 3 गुरु बीजाणु क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और 1 गुरु बीजाणु क्या होता है, सक्रिय होता है। अभी जो 1 गुरु बीजाणु सक्रिय है, ये गुरु बीजाणु क्या करती है, तो सबसे पहले आकार में वृद्धि करती है। ठीक है, जब ये आकार में वृद्धि करती है तो आकार में वृद्धि कर लेने के बाद जब ये क्या कर लेती है, आकार में वृद्धि कर लेती है, तो आकार में वृद्धि करने के बाद ये समसूत्री विभाजन करती है। क्या करती है, समसूत्री विभाजन करती है। और जब ये समसूत्री विभाजन करेगी तो समसूत्री विभाजन के बाद, ठीक है, किसके बाद, समसूत्री विभाजन के बाद ये क्या करती है, तो इनकी जो केंद्रक है, इनकी केंद्रक क्या करती है, इनका केंद्रक 2 भागों में विभाजित हो जाता है। अर्थात इनकी केंद्रक विभाजित होकर के 2 संतति केंद्रक का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है। तो अब इनकी जो केंद्रक है ये क्या होती है, ये विभाजन करके 2 संतति केंद्रक का क्या कर रही है, 2 संतति केंद्रक का निर्माण कर रही है। कितने, 2 संतति केंद्रक का निर्माण कर रही है। बात सभी को समझ में आ गया? मतलब कि यहाँ पे जो केंद्रक है, केंद्रक ने समसूत्री विभाजन किया तो केंद्रक ने डिवीजन करने के बाद 2 प्रकार के 2 संतति केंद्रक का क्या कर लिया है, निर्माण कर लिया है। अब ये 2 संतति केंद्रक जो होते हैं ये पुनः क्या करते हैं, ये फिर से समसूत्री विभाजन करते हैं। ठीक है, जब ये फिर से समसूत्री विभाजन करते हैं तब ये क्या करते हैं, तब ये 4 प्रकार के केंद्रक का क्या करते हैं, 4 प्रकार के केंद्रक का निर्माण करते हैं। तो 4 केंद्रक का निर्माण हो जाता है। ठीक है, क्या करता है, 4 केंद्रक का निर्माण होता है। अब यहाँ पे ये पुनः ये क्या करते हैं, तो पुनः एक बार फिर से समसूत्री विभाजन करते हैं। और जब ये पुनः समसूत्री विभाजन करते हैं तो समसूत्री विभाजन करने के बाद 8 केंद्रक का क्या करते हैं, तो 8 केंद्रक का ऐसे निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, 8 केंद्रक का क्या कर लेते हैं, निर्माण करते हैं, जिसमें से 4 केंद्रक जो होता है, 4 केंद्रक आपका निभाग की ओर, यानी 4 केंद्रक किधर, तो 4 केंद्रक निभाग की ओर तथा 4 केंद्रक कहाँ है, बीजांड द्वार की ओर। तो 4 केंद्रक बीजांड द्वार की ओर है। बात सभी को समझ में आ गए? मतलब कि यहाँ पे आपने देखा कि जो समसूत्री विभाजन किया है गुरु बीजाणु जन कोशिका, तो गुरु बीजाणु कोशिका ने समसूत्री विभाजन किया तो 2 संतति इसकी केंद्रक डिवीजन करके 2 संतति केंद्रक का निर्माण किया है। और वो 2 संतति केंद्रक क्या करती है, फिर से विभाजन करती है और 4 प्रकार के केंद्रक का निर्माण करती है। और वो 4 केंद्रक जो होती है विभाजन करके 8 केंद्रक का क्या करती है, निर्माण करती है, जिसमें से 4 केंद्रक किधर की तरफ, ऊपर की तरफ यानी निभाग की ओर जाती है और 4 केंद्रक किधर आ जाती है, बीजांड द्वार की ओर आ जाती है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे होता यह है कि एक केंद्रक निभाग की ओर से, एक केंद्रक बीजांड द्वार की ओर से, ये दोनों बीच में यानी मध्य में चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बता दूँ, यहाँ पे कहाँ से, निभाग की ओर से, यानी एक केंद्रक निभाग की ओर से और एक केंद्रक बीजांड द्वार की ओर से कहाँ आ जाते हैं, मध्य में आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं,
मध्य में आ जाते हैं और इन्हें क्या कहेंगे, ध्रुवी केंद्रक कहेंगे। समझ में आ गया। यानी यहाँ पे 8 केंद्रक बना है, ठीक है, जिसमें से 4 केंद्रक निभाग की ओर है और 4 केंद्रक कहाँ है, बीजांड द्वार की ओर है। तो अब जो 4 केंद्रक निभाग की ओर है, इसमें से एक केंद्रक घिसकता हुआ बीच में आ जाता है। तो यहाँ बीजांड द्वार वाले भी एक केंद्रक घिसकता हुआ कहाँ जाता है, बीच में जाता है। इसका मतलब कि 3 केंद्रक ऊपर यानी निभाग की ओर हो जाएंगे, 3 केंद्रक कहाँ हो जाएंगे, बीजांड द्वार की ओर जाएंगे और 2 केंद्रक कहाँ चले जा रहे हैं, बीच में चले जा रहे हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें होता यह है कि जो निभाग की 3 केंद्रक जो होते हैं, निभाग की 3 केंद्रक कोशिकाओं के निर्माण करती है। तो निभाग के 3 केंद्रक जो होते हैं ये क्या करते हैं, कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। और ये जो कोशिकाओं का निर्माण करते हैं इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रतिमुख कोशिका कहेंगे। तो निभाग की ओर पाए जाने वाले केंद्रक किस प्रकार की कोशिका का निर्माण करती है, तो प्रतिमुख कोशिका का निर्माण करती है। और उसी प्रकार से बीजांड द्वार की ओर की 3 केंद्रक जो होती है ये भी कोशिका का निर्माण करती है, जिसमें से जो बीच वाला होता है उसको क्या कहते हैं, अंड कोशिका कहते हैं, अंड कोशिका कहेंगे। और ये किनारे किनारे वाले जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, सहायक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, सहायक कोशिका कहते हैं। ठीक है, बात सभी को समझ में आ गया। क्या कहेंगे, इसको सहायक कोशिका कहते हैं। और बीच में एक कोशिका का निर्माण जिसे क्या कहते हैं, केंद्रीय कोशिका कहेंगे। ठीक है, केंद्रीय कोशिका कहेंगे। बात सभी को समझ में आ गए। तो इस प्रकार से 7 कोशिका का क्या हो गया, निर्माण हो गया, जिसमें से 3 कोशिका ऊपर की तरफ, 3 कोशिका नीचे की तरफ और 1 कोशिका कहाँ, 1 कोशिका जो है बीच में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, भ्रूण कोश का विकास आप सबको समझ में आ गया। लाइट भी चली गई है, इस वजह से काफ़ी अंधेरा दिख रहा होगा। तो बड़ी मेहनत से मैंने आप लोगों को पढ़ाया, अभी इसको आप आराम से समझ लीजिएगा। अभी मैं वीडियो को कुछ देर बाद बनाऊंगा, लाइट आएगा तब। तो ठीक है, तो बात सभी को समझ में आ गई थी कि ये कैसे किस प्रकार से हो रहा है, यानी भ्रूण कोश का विकास कैसे हुआ। ठीक है, लाइट चली गई थी, अभी को लाइट आया तो मैं आ गया वापस से। तो काफ़ी देर के बाद लाइट आई हुई है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो ये मैंने बताया भ्रूण का क्या चीज़, तो भ्रूण का विकास कैसे किस प्रकार से हुई है। तो देखिए भ्रूण का विकास में मैंने क्या क्या बताया, पूरी बात को अब लिखना कैसे इसको आप समझ लीजिए। लिखेंगे कैसे, आप सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे भ्रूण कोश का विकास। तो जो मैं बता रहा हूँ आप उसको लिखते चलिएगा। ठीक है, आराम से चीज़ों को सुनिए ध्यान से और लिखिएगा। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इसमें गुरु बीजाणु मातृकोशिका। ठीक है, इसमें गुरु बीजाणु मातृकोशिका अर्धसूत्री विभाजन करती है। अर्धसूत्री विभाजन करके ये 4 प्रकार की गुरु बीजाणु का क्या करती है, निर्माण करती है। ठीक है, इतना लिख लेंगे। फिर कहेंगे कि 4 प्रकार की गुरु बीजाणु में 3 गुरु बीजाणु क्या हो जाते हैं, 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं, जिसमें 1 गुरु बीजाणु सक्रिय क्रियाशील होते हैं। ठीक, अब 1 गुरु बीजाणु जो रहता है वो क्या करता है, पहले 1 गुरु बीजाणु आकार में वृद्धि करती है। आकार में वृद्धि करने के फलस्वरूप ये क्या करती है, समसूत्री विभाजन करती है। और समसूत्री विभाजन करके इसके केंद्रक यानी 2 संतति केंद्रक का क्या करती है, निर्माण करती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिखेंगे कि ये गुरु बीजाणु जो होते हैं 2 संतति केंद्रक का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। तो अब ये कई बार समसूत्री विभाजन करते हैं। यहाँ पे हम ये नहीं लिखेंगे एक बार 2 बार, अब हम लिखेंगे अब ये क्या करते हैं, गुरु बीजाणु कई बार समसूत्री विभाजन करती है। तो कई बार समसूत्री विभाजन करके 8 प्रकार के संतति केंद्रक का क्या करती है, निर्माण करती है। तो 8 प्रकार के संतति केंद्रक में 4 केंद्रक ऊपर की तरफ यानी निभाग की तरफ होता है और 4 केंद्रक किधर होता है, बीजांड द्वार की ओर होता है। इतना लिख लेंगे। तो 4 केंद्रक निभाग की ओर और 4 केंद्रक बीजांड द्वार के होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बताएंगे कि इसमें से 1 केंद्रक बीजांड द्वार की ओर से, 1 केंद्रक निभाग की ओर से कहाँ आ जाते हैं, तो इसके मध्य में आ जाते हैं। 1 केंद्रक निभाग की ओर और 1 केंद्रक बीजांड द्वार की ओर होकर के कहाँ चले जाते हैं, मध्य में चले जाते हैं। ठीक है, अब इसमें से जो 3 यानी निभाग की ओर की जो 3 केंद्रक है ये कोशिका का निर्माण करती है, जिसे प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। नीचे क्या बताएंगे, 3 केंद्रक नीचे यानी बीजांड द्वार की ओर की जो 3 केंद्रक होते हैं ये 3 कोशिका का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं,
दो सहायक कोशिका होती है, इसमें एक अंड कोशिका होते हैं और बीच वाले को क्या कहते हैं, बीच वाले को कहते हैं केंद्रीय कोशिका कहते हैं। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि इसमें 7 कोशिका का क्या हुआ है, 7 कोशिका का निर्माण हुआ है और 8 केंद्रक का क्या चीज़ हुआ है, तो 8 केंद्रक का निर्माण हुआ है। तो 7 कोशिका 8 केंद्रक, 7 कोशिका कहाँ कहाँ है, तो 3 ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएंगे जिसे क्या कहेंगे, सहायक कोशिका कहेंगे। 3 नीचे की तरफ होगा जिसमें 2 सहायक कोशिका होगा और बीच वाला क्या होगा, अंड कोशिका। और एक कोशिका कहाँ होता है, एक कोशिका बीच में होता है जिसे क्या कहते हैं, तो जिसे केंद्रीय कोशिका कहते हैं। अब देखिए 8 केंद्रक कैसे हुआ, 3 ऊपर की तरफ केंद्रक है, 3 नीचे की तरफ 6 और 2 यहाँ बीच में है, एक निभाग वाला एक विजान द्वार वाला। तो यहाँ पे कितने हुए, 8 केंद्रक का क्या हुआ, निर्माण हुआ। इस प्रकार से भ्रूण कोश का विकास आप सभी को समझ में आए कि नहीं आए। यदि आप लोगों को अभी भी चीज़ें समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कि ये टॉपिक में कहीं अगर आपको डाउट्स है तो हमसे तुरंत पूछिए, मैं उसको फिर से आपको बताऊंगा कि जहाँ जो टॉपिक आपको समझे उसके लिए मैं फिर से शॉर्ट वीडियो बनाकर उसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल ये सारी चीज़ें आप सबको समझ में अगर आ गए हों तो आप इन्हें एक अच्छा सा सुंदर सा नोट्स बना करके लिख करके ये डायग्राम को अच्छे से आप दर्शा सकते हैं। ठीक है, डायग्राम में कुछ नहीं, आप देख रहे हैं कि कौन कैसे किस प्रकार से हो रहा है और ये पूरी जो प्रोसेस हुआ है इसी को हम क्या कर रहे हैं, भ्रूण कोश का विकास। तो भ्रूण कोश का विकास कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, ये सारी बातें अगर आप सबको समझ में आ गया है तो एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसके बाद हम अगले दिन के सेशन में यानी अगले दिन के क्लास में मैं आप लोगों को बढ़ाने वाला हूँ भ्रूण कोश के प्रकार, भ्रूण कोश कितने प्रकार के होते हैं और किस किस आधार पे भ्रूण कोश को बांटा गया है, ये सारा टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, अगले दिन की क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।